जय हिंद। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिन से कुछ लेक्चर नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी। आज से डेली लेक्चर हम आपको दे देंगे। देखिए, हम आज कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कूलाम के नियम से संबंधित सभी क्वेश्चन के बारे में। कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, उसके सभी टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने टाइप का क्वेश्चन आता है, जितना जीरो लेवल टू हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम देखे थे, पूरा नीट IIT तक लेवल का क्वेश्चन देखे थे। अब हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, हम बताए थे कूलाम का नियम क्या है। तो बाबू जानते हैं आप कि जब दो आवेश पास में आएंगे सब, तो दोनों के बीच बल लगेगा। दोनों एक दूसरे को खींचेंगे सब, और नहीं तो ढकेलेंगे सब। जब ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं सब, तभी भी बल लग रहा है, और जब दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे हैं सब, तभी भी बल लग रहा है। अब बल लग रहा है तो बल के बारे में ही कूलाम ने बताया था कि अगर दो आवेश पास रखे हुए हैं, इनका परिमाण इतना है, तो इनके बीच लगने वाला बल इतना होगा। मतलब कि दो आवेश जब एक दूसरे को खींच रहे हैं सब, खींचाखींची कर रहे हैं सब, चाहे ढकेल रहे हैं सब, यानी प्रतिकर्षण कर रहे हैं सब, तो इन दोनों के बीच बल लग रहा है। अब ये बल कितना लग रहा है, यही बताए थे कूलाम। अब एक कूलाम का नियम था क्या, कूलाम का नियम हम बताए थे क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हम आपको बताए थे, थ्योरी भी इसका पूरा बताए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो ये हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है इसका सदिश रूप। देखिए, अब दो आवेश जो है, बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे हैं सब, चाहे खींच रहे हैं सब, कुछ हो रहा है, एक चीज हो रहा है, तो बल लग रहा है। अब बल आप जानते हैं सदिश राशि है। हम कहेंगे कि बल लगाओ 10 न्यूटन का, आप कहेंगे कहाँ लगाएं, तो हम बताएंगे यहाँ लगा। कहेंगे किस दिशा में लगाएं, मानिए कि हम कहें हमारे ऊपर 10 न्यूटन का बल लगा, तो आप पूछेंगे कौन ही दिशा में लगाए, आपको खींच के 10 न्यूटन लगाना है कि ढकेल के, पूछना पड़ेगा ना, बिना पूछे नहीं लगा सकते। तो बाबू बल जो है ना, वो दिशा चाहिए, बल के लिए दिशा चाहिए। बल जो है सदिश राशि है, तो इसका हम सदिश रूप लिखेंगे। कहाँ से कि पहले हम जो लिखे थे F = Q1 Q2 R स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, ये जो फार्मूला था, ये सदिश रूप इसका नहीं था, ये कूलाम का सदिश रूप नहीं था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कूलाम का सदिश रूप क्या होगा। अभी तक तो हम ये नहीं बता पा रहे थे। मान लीजिए हम दो आवेश रख दे रहे थे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, बस बता रहे थे इनके बीच कुछ दूरी है और इन दोनों के बीच बल लग रहा है। कितना लग रहा है बस बता दे रहे थे, 10 न्यूटन लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है, कितनी लग रहा है नहीं बता पा रहे, किधर लग रहा है नहीं बता पा रहे। तो इस दिशा को बताने के लिए हम कूलाम का सदिश रूप लिखेंगे, कूलाम के नियम का। देखिए, ये जो आवेश है, इस पे इस दिशा में बल लगा रहा है कि इस दिशा में, दोनों दिशा में किसी में भी लग सकता है। ये इस पे जो आवेश, ये जो आवेश है, ये आवेश इस पे कितना बल लगा रहा है, तो ये इधर भी लगा सकता है, इधर भी लगा सकता है, ठीक। यानी अगर धक्का देगा इसको, देखिए ये Q1 है मान लीजिए, और ये Q2 है। मान लीजिए कि Q2 जो है Q1 को धकियाएगा तो इधर बल लगेगा, खींचेगा इधर लगेगा। ऐसे ही है Q1 जो है Q2 को खींचेगा चाहे धकियाएगा, तो दोनों तरफ बल लग सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि बल की दिशा होती है इसमें। अब बल की दिशा बताने के लिए फार्मूला में कुछ करना पड़ेगा। कैसे फार्मूला जो है, हमें F = Q1 Q2 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिखे थे। इसमें जो मान आता है वो संख्या आता है, इसमें दिशा नहीं दिखाया जाता है, दिशा नहीं दिखाया जा सकता है। तो क्या करें, अब कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखते हैं। देखिए, एक चीज होता है एकांक सदिश। सदिश के बारे में तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। वैसे एकांक सदिश होता है, स्थिति सदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है, इस सब सदिश के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। जीरो वेक्टर होता है जिसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, समांतर सदिश होता है, प्रति समांतर सदिश, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं आपको। लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। हम आपको एक चीज बताए थे, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसमें उसका जरूरत पड़ेगा। दूसरा कौन से वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, दूसरा स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 3 ठे वेक्टर का इसमें जरूरत पड़ेगा, और तीनों वेक्टर का उपयोग करके हम कूलाम के नियम को सदिश बना देंगे। बस आज हमको इस लेक्चर में कूलाम के नियम को सदिश बनाना है। आज का लेक्चर बहुत छोटा ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए,
हम क्या करेंगे, हम जानते हैं पहला क्या जानते हैं बाबू, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश का मतलब हम आपको बताए थे कि उसका परिमाण यानी मान एक होना चाहिए। जैसे हम कहे कि हम अपने ऊपर 10 न्यूटन के बल से ऐसे धकिया रहे हैं, दबा रहे हैं इसे, तो 10 न्यूटन का है, तो ये एकांक सदिश नहीं है। अब कहे कि 1 न्यूटन से इधर धक्का दे रहे हैं, किधर? इधर, इस दिशा में, पीछे की दिशा में, तो 1 न्यूटन पीछे की दिशा में। इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन मान इसका कितना है? 1 है। तो जब किसी सदिश राशि का परिमाण 1 हो और उसके साथ दिशा हो तो वो क्या हो जाता है? एकांक सदिश हो जाता है। जैसे है कहे कि है एगो ब्लॉक है, कोई ब्लॉक, ईंटा का ब्लॉक है, चाहे ठेला है, मान लीजिए ठेला है, ऐसे ढकेल रहा है इसको, ठीक। अब ढकेल रहे हैं, कह रहे हैं 1 न्यूटन के बल से ढकेल रहे हैं, तो 1 न्यूटन के बल से किधर? इधर। तो इसमें दिशा भी है और क्या है? परिमाण भी है। 1 न्यूटन परिमाण है, तो जिस बल का परिमाण या जिस राशि का परिमाण 1 हो और उसके साथ दिशा भी हो तो उसको बोलेंगे एकांक सदिश है ये। और एकांक सदिश को दिखाने के लिए हम कैप का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कहें कि F जो है इधर है और इसको, इसका एकांक लिखना हो तो F कैप लिख देंगे, यानी कि 1 न्यूटन इसका परिमाण है और ये दिशा है F कैप। इसका मतलब ये हुआ बल जो 1 न्यूटन है ये इधर है और क्या है? एकांक है, यानी कि 1 न्यूटन है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो आशा है कि एकांक सदिश के बारे में समझे होंगे, ये हम बता चुके हैं। और पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? स्थिति सदिश जिसको बोलते हैं। देखिए हम कहें कि, देखिए हम कहें कि आपकी वाली आपसे किधर है, तो आप उंगली दिखाएंगे, उधर ये दिखी, दिख रही है, कहेंगे ना देखिए वही दिख रही है, तो ये आप उसकी स्थिति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाबू? स्थिति बता रहे हैं। अब उसको मत देखने लगेगा, इधर देखिए। हम कहेंगे, किसी को पूछेंगे कि वो किधर है, तो आप ऐसे कहेंगे कि उधर है, मतलब स्थिति दिखाएंगे, ऐसे अपना हाथ दिखा करके और बोलेंगे कि इधर है, यानी स्थिति दिखाएंगे। तो पोजीशन दिखाने को ही हम स्थिति सदिश बोलते हैं। किसी भी चीज़ का पोजीशन कहाँ से दिखा रहे हैं? हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से दिखा रहे हैं ऐसे किसी चीज को। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, अब उसको छोड़िए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई आवेश है, इस आवेश को इस बिंदु से कह रहे हैं किधर है, इस बिंदु से इसका, इस बिंदु के सापेक्ष इसका पोजीशन बताओ, इसका स्थिति क्या है, तो कहेंगे इस बिंदु से इधर है, ऐसे उंगली दिखाएंगे, यहाँ पे आप खड़े रहेंगे ऐसे उंगली दिखाएंगे, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हैं? पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, ये हो गया स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश ये हो गया, ठीक। 2 बिंदुओं के बीच जो विस्थापन होता है ना, जो 2 बिंदुओं के बीच दूरी होती है, मान लीजिए Q1 Q2, यही विस्थापन सदिश होता है, ठीक। तो ये इसको अभी बताएंगे। चलिए अभी जब क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले अब चलते हैं स्थिति सदिश के बारे में। देखिए हम क्या कर रहे थे, 2 आवेशों के बीच हम बल निकाल रहे थे कूलाम के नियम से। कितना बल से ढकेल रहे हैं सब, कितना बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं सब, कुछ कर रहे हैं सब, बल लगना चाहिए बस। 2 आवेश थे सब, यहाँ पे भी 2 आवेश हैं, एक Q है, एक Q1 है और एक Q2 है, हम जानते हैं। हम कहें कि देखो हमको दिशा बताना है, दिशा बताना है। हम कैसे दिशा बताएंगे? कुछ तो चाहिए दिशा बताने के लिए ना, कुछ तो चाहिए दिशा बताने के लिए, एक पॉइंट चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बल लगाइए, तो इधर से किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, कह रहे इधर लग रहा है। अभी दिशा नहीं बता पा रहे हैं किधर लग रहा है, इधर लग रहा है बस कह रहे हैं। ऐसे ईस्ट वेस्ट हम मान ले तो कहेंगे हमारे तरफ दक्षिण की तरफ बल लग रहा है, कहेंगे कि नहीं? तो मतलब कि हमको एक मानक मानना पड़ेगा, एक दिशा मानना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 गो दिशा मानना पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 गो हो गया कि नहीं हो गया? वैसे ही यहाँ पे बल किधर लगेगा, एगो मानक पहले मानना पड़ेगा कि किस दिशा में लग रहा है। तो हम कहे देखो हमारे पास दिशा दिखाने के लिए अगर कॉपी में दिखाना हो तो एक चीज होता है एक्स वाई तल, जानते हैं आप? एक्स वाई तल, एक्स अक्ष की दिशा में इतना बल लग रहा है, वाई अक्ष की दिशा में इतना बल लग रहा है, ये सब बता सकते हैं। तो हम काहे नहीं इसी तल को हम बना ले, यहाँ पे काहे नहीं इसी तल को बना ले। जैसे हम यहाँ पे स्पेस में दिशा बना दिए हैं, वैसे यहाँ पे तल बना लेते हैं, एक्स वाई प्लेन बना लिए, खत्म बात। अब हमको अगर बताना हो कि इस Q2 पे बल लग रहा है इस दिशा में, तो कहेंगे एक्स अक्ष की दिशा में बल लग रहा है, इस दिशा में नहीं बोल के कहेंगे एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है कि नहीं? तो यही कहते हैं एक्स वाई प्लेन बनाया गया और कुछ नहीं है। अब चलिए एक्स वाई प्लेन बना दिया गया, तो पहले हम Q1 और Q2 है कहाँ एक्स वाई प्लेन में?
एक्स वाई प्लेन में यानी कि एक्स वाई अक्ष में एक्स वाई जो तल है इसमें Q1 यानी आवेश, पहला आवेश और दूसरा आवेश कहाँ है, इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी, इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी। ठीक, तो पहले स्थिति बताते हैं। देखिए किधर है Q1 जो है मूल बिंदु से किसी भी चीज़ की स्थिति बताया जाता है। अगर एक्स वाई प्लेन में क्या कहा जाता है कि हम मूल बिंदु के सापेक्ष बताएंगे। जैसे हम अपने सापेक्ष किसी को बता रहे थे कि इधर है वो इधर है, ऐसे बता रहे थे, है ना। तो हम अपने सापेक्ष बता रहे थे, क्या कर रहे थे, अपने सापेक्ष बता रहे थे। वैसे ही Q1 का किसके सापेक्ष बताएंगे, किसके साथ कहेंगे, इधर से कहेंगे तो इधर है, इधर से कहेंगे इधर है, इधर से कहेंगे इधर, मतलब कहीं से नहीं देखना, एक फिक्स पॉइंट मानना पड़ता है। और वो फिक्स पॉइंट क्या है, ये मूल बिंदु मानते हैं हम। एक्स वाई जो अक्ष होता है यहाँ पे मूल बिंदु होता है, इसी को हम फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्देश बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट मान लिए और ऐसे दिखा दिए कि Q1 इधर है। इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए R1 वेक्टर, इसका कुछ मान होगा, इसकी दिशा होगी, ऐसे मान लिए R1 वेक्टर। ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, चलिए ब्लैक से ही लिखते हैं। यहाँ पे इसकी स्थिति को, Q2 की स्थिति को हम मान लिए इधर, ठीक, कैसे, इसको मान लिए R2 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर मान लिए। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, R2 है और ये जो तिरवा इसकी दिशा को दिखा रहा है, बस यही है। इसकी लंबाई कितना है, R1 है, तिरवा जो है इसकी दिशा को दिखा रहा है। यही दर्शाने का तरीका होता है। ठीक, खत्म। अब चलिए, अब हम बताते हैं आपको, इसको स्थिति सदिश तो हो गया कि दोनों का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखते जाइए। पहले क्या लिखते जाएंगे, पहले Q1 पहला आवेश है, Q1 और कामा Q2 आवेश हैं। क्या है बाबू, आवेश हैं। जो R1 है, R1 वेक्टर, ये क्या है, ये Q1 का स्थिति सापेक्ष है, Q1 का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश क्या है बाबू, स्थिति सदिश। R1 जो वेक्टर है वो क्या है, Q1 का स्थिति सदिश है। और R2 जो है ये क्या है, R2 जो है Q2 का स्थिति सदिश है, Q2 का स्थिति सदिश। बस इतना ही हम अभी तक समझे। क्या समझे कि देखो दो आवेश हैं, कहीं सब पड़े हुए हैं सब, हमको उनकी दिशा, पहले उन पे लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो पहले पता करना पड़ेगा ये कहाँ पे हैं सब, तो उनकी स्थिति हम पता किए। पोजीशन कैसे पता किए, पहले एक्स वाई प्लेन खींचे, एक्स वाई प्लेन में निर्देश बिंदु से हम उनकी स्थिति को पता किए। पहले को मान लिए कि R1 वेक्टर है, पहले की स्थिति सदिश, और दूसरे का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। खत्म बात, हम मान लिए। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहे देखो, अब Q2 जो है, Q1 जो है, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश हम, अब Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष मान रहे हैं, Q2 के। देखिए यहाँ से ऐसे ये, ठीक, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हुई, इसको मान लेते हैं R, रहने दीजिए, R मत मानिए, छोड़ दीजिए, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया। अब हम कहे कि देखो, अब मानते हैं एक चीज, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, Q2 के सापेक्ष मतलब ये वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, ये वेक्टर Q2 के सापेक्ष मतलब यहाँ पे अगर हम खड़े होकर देखें तो ऐसे दिखाएंगे Q1 इधर है, इधर है, मतलब इसके सापेक्ष हम Q1 की स्थिति सदिश बता रहे हैं। तो इसके सापेक्ष बता रहे हैं, इसको मान लेते हैं R1 2। किसकी स्थिति सदिश है, तो 1 की, किसके सापेक्ष है, 2 की। तो ऐसे दिखाने का तरीका होता है। R12 क्या है, R12 Q1 की स्थिति सदिश है, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। तो बाबू जिसका लिख रहे हैं स्थिति सदिश उसको पहले लिखेंगे और जिसके सापेक्ष लिख रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। तो Q2 के सापेक्ष लिख रहे हैं तो 2 को बाद में लिखेंगे, किसका लिख रहे हैं, 1 का लिख रहे हैं, इसलिए 1 को पहले लिखेंगे। लिखने का तरीका होता है वेक्टर में। ठीक, वैसे ही कहे कि अब Q2 का स्थिति सदिश बताओ Q1 के सापेक्ष, यही ना हुआ, Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश यही हुआ। देखिए ये ना हुआ, ये जो इधर से तीर बनेगा, तो इसको अब मान लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए किसका स्थिति सदिश है, Q2 का, यानी 2, और किसके सापेक्ष है, 1 के, पहले के सापेक्ष है। तो Q2 का स्थिति सदिश पहले के सापेक्ष, समझ में आ गया। और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल देते हैं। यही जो दोनों के बीच की दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
बस इतना ही मानना था। चलिए अब मान लिए तो हो गया। R12 वेक्टर पहले है, फिर R21 वेक्टर है। ये क्या क्या है लिख लेते हैं। R12 Q1 का स्थिति सब Q1 का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर है, ठीक। और ये क्या है तो Q2 का सदिश किसके सापेक्ष है तो Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत हार्ड है, इसलिए बस हम इसके लिए अलग से एक लेक्चर लिए हैं। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करता है, कुछ है ना इसमें, बस कंफ्यूज करता है। देखिए Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष तो सॉरी किसके सापेक्ष Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, ठीक। ये सब किसके सापेक्ष थे R1 और R2 मूल बिंदु के सापेक्ष था, तो इसमें हम किसी के सापेक्ष नहीं लिखते जब मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। तो अब जो और किसी के सापेक्ष होगा उसको सापेक्ष लिख देंगे, ठीक। अब एक चीज और मानना पड़ेगा हमको, इसका एकांक सदिश मानना पड़ेगा। इनके बीच कुछ दूरी है और दिशा है, मतलब मान लीजिए 10 मीटर है दूरी और दिशा भी है कि 10 मीटर इस दिशा में, ठीक। तो हम कहते हैं कि नहीं इसका एकांक सदिश बनाओ, एकांक सदिश बनाओ। तो हम कह रहे हैं कि देखो 10 मीटर दूरी है, किस दिशा में है तो हम मान लेते हैं इसको उत्तर दिशा मान लेते हैं। वैसे तीर ऐसे है, चलिए ऐसे मान लेते हैं, ये तीर है इसकी दिशा है, ठीक, ये इसकी दिशा है। तो ये दूरी हो गई, ये इसकी दिशा हो गई, ये एक सदिश हो गया। कौन सदिश हो गया R12। R12 सदिश को ऐसे लिख दी 10 गुणे तीर जो है इसकी दिशा को दिखा रहा है, 10 गुणे इसकी दिशा, ठीक। यही ना हुई, यही तो हुआ R12 की स्थिति सदिश जो है Q1 का Q2 के सापेक्ष ही है। मान लेते हैं 10 मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी, किधर दिशा है तो दिशा से गुणा कर दिए, खत्म। R12 यही ना है दिशा, R12 का दिशा यही है, ऐसे गुणा कर दिए। क्या इसका एकांक सदिश मतलब मान 1 होना चाहिए, दिशा वही होना चाहिए। मान 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके परिमाण से, इसके मान से अगर 10 मीटर में 10 से भाग दे दें तो कौन सी बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। और गुणे इसका दिशा बच जाएगा, दिशा इसका वैसे ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, दिशा तो वैसे ही रह जाएगा लेकिन उसका मान 1 हो जाएगा। मतलब कि किसी भी सदिश को अगर एकांक सदिश में बदलना है तो उसके परिमाण से उसमें भाग दे देते हैं, उसके मान से उसमें भाग दे देंगे, बस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा एकांक सदिश में। ये हम आपको वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ाए थे, बताए थे। चलिए तो इसका मतलब हुआ कि R12 वेक्टर जो है इसमें अगर भाग दे दें किससे तो R12 वेक्टर के परिमाण से, इसके मान से R12 से और R12 के परिमाण को लिखने का तरीका होता है कि वेक्टर लिख दिए, दोनों तरफ मॉड लगा दिए, ये परिमाण होता है। ये हम बताए थे वेक्टर चैप्टर में भी। और ये हमको क्या देगा तो R12 का एकांक सदिश देगा, मतलब बस उसकी दिशा को देगा। क्या देगा कि किस दिशा में R12 है, किस दिशा में, एकांक सदिश देगा हमको, एकांक सदिश देगा, ठीक। तो एकांक सदिश हम क्या किए, एकांक सदिश यहाँ से एकांक सदिश को मान लिए R12 और इसको लिखने का तरीका हम बताए हैं कि जब एकांक लिखना हो तो कैप लगा दिया करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए R12 कैप क्या है बाबू, तो R12 कैप जो है Q1 का एकांक सदिश है। किसका एकांक सदिश है, Q1 का एकांक सदिश है। एकांक सदिश किसके सापेक्ष है बाबू, Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। ऐसे ही हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर बटा R21 वेक्टर का परिमाण, ये हमको क्या देगा तो R21 कैप देगा, यानी कि R21 एकांक सदिश देगा। और R21 क्या है, R21 जो है दूसरे यानी Q2 का स्थिति सदिश है Q1 के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R21 कैप बराबर Q2 का एकांक सदिश। अब ये क्या बन गया, कैप लग गया तो एकांक बन गया, एकांक सदिश किसके सापेक्ष बाबू, तो Q1 के सापेक्ष। बस इतना ही हमको करना था। और
अब मान लीजिए कि इस पे बल जो लग रहा है Q1 पे बल, Q1 पे जो बल लग रहा है उसको मान लीजिए F12 वेक्टर। क्या मान ले रहे हैं? Q1 पे लगने वाला बल किसके कारण लगेगा? Q1 पे लगने वाला बल। यहाँ पे देखिए हम लिखने का तरीका बताए हैं। यहाँ पे दूरी को लिख रहे थे तो Q1 का स्थिति सदिश लिख रहे थे इसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। वैसे ही Q1 पे जो बल लग रहा है किसके कारण? तो Q2 के कारण। तो देखिए F किस पे बल लगेगा? 1 पे लगेगा। किसके कारण लगेगा? तो 2 के कारण लगेगा, F12। ठीक, ये इसको या तो धक्का देगा या तो खींचेगा। Q2 जो है इसको धक्का देगा या तो खींचेगा, बल लगेगा। किसके कारण लग रहा है? तो Q2 के कारण इस पे लग रहा है, इस पे भी लगेगा। और वो किसके कारण होगा? Q1 के कारण। दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं सब। ठीक, तो हम पहले एक को मानते हैं कि Q1 पे बल लग रहा है। किसके कारण? Q2 के कारण। Q2 नहीं होता तो इस पे कोई बल नहीं लगता। तो किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण। ठीक, Q2 के कारण किसी दिशा में लग रहा है, मान ले रहे हैं F12 वेक्टर, उसको मान रहे हैं। कौन सा? तो Q1 पर Q2 के कारण बल। ठीक, वैसे ही हम मान लेते हैं Q2 पे लगने वाला बल। Q2 पे लगने वाले बल को हम कैसे दिखाएंगे? Q2 पे लग रहा है यानी कि F2 है वो, और किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण लग रहा है यानी F21। ठीक, ये Q2 जो है इस पे बल लगेगा किसके कारण? Q1 के कारण। Q1 जो है इसको खींचेगा या धकेलेगा Q2 को। ठीक, तो Q2 पर Q1 के कारण बल, और कुछ नहीं है। ठीक, हो गया, बस हमारा इतना ही काम था। अब देखिए, अगर हमको कोई चीज़ हमको मालूम हो कि जैसे हम अभी लिखे थे यहाँ पे R12 वेक्टर, इसको लिखे थे कि 10 मीटर इसका परिमाण है और इसका दिशा ये है। मतलब हम क्या किए थे? इसको सदिश बनाने के लिए परिमाण में बस दिशा से गुणा कर दिए थे। और दिशा का मतलब कि अगर दिशा के आगे 1 भी हो तो कोई मतलब नहीं बनता, 1 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और दिशा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहें? इसका मतलब हम क्या कहें कि अगर किसी चीज़ को सदिश बनाना है तो उसके दिशा से गुणा कर दो। दिशा से गुणा करने का मतलब दिशा के आगे अगर 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 क्या है? दिशा का परिमाण है, किसी भी राशि के दिशा का परिमाण है। तो अगर हम एकांक सदिश निकाले हैं, F कैप निकाले हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम बल जो है हमको मिला है उसमें हम एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, बस वही करेंगे। यहाँ पे भी वही हुआ है और वहाँ पे भी वही होगा। तो हम क्या करेंगे? बस जो बल मिलेगा उसमें एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, बस खत्म बात। बस इतना ही हमको करना है। तो किसी भी सदिश राशि को सदिश बनाने के लिए अगर वो उसका परिमाण बस दिया है तो उसको सदिश बनाने के लिए बस उसके दिशा से गुणा कर देंगे, वो सदिश बन जाएगा, खत्म बात। और वो दिशा क्या है? तो एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या करता है? बस दिशा को व्यक्त करता है। परिमाण तो 1 होता है, बस परिमाण 1 होता है। 1 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में 1 ही रह जाएगा। तो बस ये दिशा ही है एक तरह से, ये बस एक तरह से बस दिशा है। परिमाण 1 है तो किसी चीज़ में गुणा करने पे वही रह जाएगा। मान लीजिए कि 10 न्यूटन है और इसका जो कैप है मतलब कि एकांक सदिश है 1 और ये दिशा इसका है, तो इसे गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 से 10 में गुणा होगा 10 और बस इसके साथ दिशा जुड़ जाएगा। यही ना हो रहा है, 10 एकम 10 और दिशा जुड़ गया। तो किसी भी चीज़ में अगर उसके एकांक सदिश से गुणा कर दे तो उसका दिशा बन जाता है, मतलब वो सदिश बन जाता है। बस इतना ही करना है। तो हमको भी यहाँ पे सब कुछ मालूम चल गया, बस एकांक सदिश से गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए हमको क्या निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं F12 वेक्टर क्या होगा। F12 वेक्टर अगर हमको मालूम करना हो तो 1/f का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा में R²। यही होता है ना, यही होता है बल का फार्मूला जो कूलाम दिए थे। तो जो कूलाम का नियम था उसके अनुसार यही फार्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है? हमको एकांक सदिश से गुणा करना है। देखिए F का बराबर इतना है, लेकिन इसमें हमको क्या दिख रहा है? पहले देखिए, है जो है ये नियतांक है। ये क्या है? नियतांक है। Q1 Q2 जो है अदिश राशि है। आवेश क्या होता है? अदिश राशि, मतलब इसमें दिशा ये नहीं है,
दिशा है ही नहीं। तो बाबू है क्या है, ये नियतांक है, इसका भी दिशा नहीं। Q1 Q2 यानी आवेश का भी दिशा है। तो बल की दिशा आएगी किसके कारण? तो दूरी के कारण। इसी दूरी के कारण दिशा आएगा बल का। अब इसका मतलब कि जो दूरी का दिशा होगा, जो इसका स्थिति सदिश होगा, उसी की दिशा में बल लगेगा, उसी की दिशा में बल लगेगा। यही हो रहा है यहाँ पे। तो देखो बल को दिशा देने का काम कौन कर रहा है? तो स्थिति सदिश, और कोई नहीं। यहाँ पे और कोई बल को दिशा नहीं दे रहा। बल को दिशा देने का काम कौन कर रहा है? बस यही दूरी, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच की दूरी। जिधर से दूरी हम देखेंगे, मतलब कि स्थिति सदिश देखेंगे, यही जिसके सापेक्ष स्थिति सदिश देखेंगे वही इसको दिशा देगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी वही होगा। अब इसको अगर हमको, अभी तो ये ऐसे ही है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी अभी नहीं है, वेक्टर बनाना है। बस क्या करेंगे, F12 वेक्टर कर दिए, उसके बाद 1/4πε0 और Q1 Q2 और बटा में R² हम किसके लिए निकाल रहे हैं? तो बाबू देखो हम किसके लिए दूरी देखो किसके लिए लेंगे, F12 यानी 1 पर लग रहा है बल, किसके कारण? 2 के कारण। तो इसकी स्थिति सदिश लेंगे, 1 की स्थिति सदिश लेंगे। किस पे लग रहा है बल? 1 पे लग रहा है, किसके कारण? 2 के कारण। तो जिस पे बल लग रहा है उसी का तो दूरी भी लेंगे ना। तो F12 यानी R12 दूरी लेंगे, R12 स्थिति सदिश वाला दूरी लेंगे। तो R12 यहाँ पे कर दी, R12। अब ये क्या किए, कहे कि देखो ये इसका परिमाण यहाँ पे होता है, तो हम R12 वेक्टर लगा के मॉड लगा दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी भी लिखा हुआ तो वही है, अभी भी तो वही लिखे हैं, परिमाण है। पहले भी R² परिमाण था, अब भी R12 वेक्टर परिमाण है, और कुछ नहीं है। मॉड लगा दिए, मॉड का मतलब होता है परिमाण, खत्म, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो पहले था अभी भी वही है, लेकिन अभी तो हमको वेक्टर बनाना था ना, वेक्टर बनाना था ना। दिशा कौन दे रहा है? R12 वेक्टर दिशा दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमको परिमाण तो बल का मिल गया है, लेकिन अगर R12 वेक्टर के कैप से गुणा कर दें, यानी एकांक सदिश से, R12 के एकांक सदिश से गुणा कर दें, R12 कैप, इससे अगर गुणा कर दें तो हमारा बल मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब उसकी दिशा मिल जाएगी, यही दिशा दे रहा है, तो इसी के दिशा से अगर गुणा कर दें तो बल की दिशा भी मिल जाएगी। समझ रहे हैं? देखिए यही जो है F12 को दिशा दे रहा है, तो यही जब दिशा दे रहा है तो इसी के दिशा से गुणा करने पे इसकी दिशा, बल की दिशा मिल जाएगी। खत्म बात, यही हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4πε0। अब ये सदिश बन गया, अब ये सदिश बन गया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसका कर रहे हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा में R12²। क्या है बाबू? R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर, वही, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है? R12 कैप, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए R12 कैप की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? R12 कैप बराबर है R12 वेक्टर बटा R12 वेक्टर का मॉड, यानी कि R12 वेक्टर और उसके परिमाण के भाग को हम क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। अब इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, एकांक सदिश के जगह पे इसको लिख सकते हैं, कैसे कि एकांक सदिश इसके बराबर होता है, हम जानते हैं, पहले से यहीं से निकाले, हम लिख रहे हैं। देखिए R12 वेक्टर और बटा में क्या लिखेंगे? R12 वेक्टर का सॉरी स्क्वायर नहीं, मॉड हो गया, और कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखिए F12 वेक्टर, देखिए R12 कैप की जगह पे R12 कैप का मान रख दिया, और कुछ नहीं किया। हम जानते हैं थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा समझने में, फिर से वीडियो को एक बार पीछे कीजिएगा, फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे 1/4πε0 को 1/4πε0 ही रहने दीजिए। Q1 Q2 बिना दिशा का होता है, इसको भी बिना दिशा का रहने दीजिए। अब देखिए R12 कैप का पावर कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब बेस सेम होता है दोनों का तो पावर जुड़ जाता है। एक बार बेस लिखिए, पावर जोड़ दीजिए, 1 2 और वेक्टर, और इसका पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। हो गया कि नहीं? देखिए जब अगर 10 का पावर क्या लिखा हुआ, 10 का पावर 10 × 10 का पावर 3 ऐसे लिखा, तो क्या करेंगे? 10 को एक बार लिखेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, और पावर जोड़ के 13 कर देंगे, 10 3 13 हो जाएगा।
हो गया कि नहीं। ऐसे यहाँ पे R12 वेक्टर का मॉड, R12 वेक्टर का मॉड लिखा हुआ था, 1 पे पावर 2 था, 1 पे पावर 1 था। एक बार बेस को लिखे और पावर 2 1 3 जोड़ के लिख दिए। ठीक, अब बचा क्या, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर ये बन गया हमारा सदिश। यही है कूलाम के नियम का सदिश रूप। इससे क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आता है, बस आता है इसको प्रूफ करने के लिए। कभी कभार लिखेगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, लिखिए। ठीक, ये तो हो गया F12। क्या हुआ, पहले पे लगने वाले बल की दिशा और बल का परिमाण हमको मालूम चला अभी। F12 किसके कारण, दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल पता चला। अब दूसरे पे लगने वाला बल पहले के कारण ज्ञात करना। अभी तक तो पहले पे लग रहा था दूसरे के कारण, अब दूसरे पे जो लग रहा है पहले के कारण उसको ज्ञात करना है। तो वही सेम करना है और कुछ नहीं। देखिए अब इसमें क्या रखेंगे, तो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है बस उतारते जाइए। यहाँ पे F12 लिखा है ना, हमको क्या ज्ञात करना है, F21 ज्ञात करना है। F21 वेक्टर ज्ञात करना है, बस नंबरिंग चेंज करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और बटा में R²। R की जगह पे क्या रखेंगे, तो R21 वेक्टर। देखो R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और क्या करेंगे, R21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिशा दे देगा। और क्या करेंगे, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो R21 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R21 वेक्टर का मॉड और गुणे में, ये कुछ नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख रहे हैं ऐसे। देखिए R21 कैप, R21 कैप कितना है, R21 वेक्टर और बटा R21 वेक्टर का मॉड, यही है ना। इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो वही करेंगे, फिर से वही करेंगे। देखिए F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 और बटा में ये क्या हो गया, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, मिला करके क्या हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। R21 वेक्टर मॉड का पावर 3 और बच क्या गया, R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर से गुणा, ये बन गया सदिश, ये बन गया सदिश। और इसी को कूलाम के नियम का सदिश रूप बोलते हैं। वो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन कभी कभार पेपर में पूछ देता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो थोड़ा सा आप गड़बड़ा सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही पूछेगा जितना बताएं, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन लगभग पूछता ही नहीं है पेपर में इससे संबंधित, बस पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। आशा है कि आपको ये सदिश रूप समझ में आया होगा, और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर के एडिशन के बारे में भी पढ़े होंगे, वेक्टर कैसे लिखा जाता है, बस इतना भी समझे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।